Hello dear CMA Foundation students, this is CA Shruti Agarwal from Akash Agarwal classes and I'm back with one more mock. As promised आपको बोला था सब सब्जेक्ट के एक एक करके आपके मॉक पेपर्स आने वाले हैं और आ रहे हैं। मैथ्स का मैंने ऑलरेडी पेपर नंबर 1 अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने आई होप देखा है, नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ना सिर्फ मैथ्स की नहीं सारे सब्जेक्ट मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट मैंने अपलोड की हुई है। सो नाउ वी आर ऑन। मैंने आज पहले भी बोला था कि हम सीरीज 2 सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी सीरीज कर रहे हैं? आप लोगों के जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने सीरीज 1 और सीरीज 2 दो दिया है, तो सीरीज नंबर 2 के पूरे 10 पेपर मैथ्स के आप मेरे साथ करेंगे, राइट? एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस प्लीज लाइक बटन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ्री में फायदा हो रहा है, राइट? कम टू योर क्वेश्चन नंबर 1। We are on series 2 of business mathematics and statistics। अब हम आएंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। If x varies inversely with y, ये कौन सा टॉपिक है? रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, पहला टॉपिक है आपका। So if x varies inversely with y and if y is equals to 3, x is equals to 8, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, then the value of y when x का वैल्यू is 2 is given। इसको हम करेंगे अभी सॉल्व। बहुत सिंपल है यार, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दिया है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग भी अगर नोटबुक वगैरह लेके बैठते हो तो बेटर है, ताकि आप लोग बाद में जब रिवाइज करोगे तो आप इसको साइमल्टेनियसली एक नोटबुक ही बना लो ना मॉक की। तो मॉक पेपर 1 आपने मेरे साथ सॉल्व कर दिया, ऐसे ही 2 करोगे, ऐसे ही 3 करोगे, ऐसे 10 मॉक पेपर सॉल्व करने अपने को। सो नाउ यहाँ पे x is inversely proportional to y, right? x और y वेरिएबल्स ही यूज किए, देख लेना। yes, if x varies inversely with y, तो इसको अगर हमको ये इनवर्स का साइन हटाना है, इनवर्स वेरिएशन का, तो हमको क्या पुट करना पड़ेगा वहां पे? x is equals to ky, राइट? k being any other constant। अब हमको x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 8, तो y का वैल्यू क्या हो जाता है? 3। मन से नहीं ला रही हूं, यहाँ पे दिया है देखो, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 8। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो k कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 8 into 3 24। अब आपको k का वैल्यू मिल चुका है। 3 चीजें होती है, कभी भी इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन हो या डायरेक्ट वेरिएशन हो, 3 चीजें होती है, x y a b जो भी दिया और उसके अलावा एक कांस्टेंट। अब आपको आगे क्या दिया हुआ है देखेंगे। आगे हमको बोला है व्हेन x का वैल्यू इज 2, सेम इसके अंदर ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। x का वैल्यू क्या है, या इसके अंदर कर लो, x का वैल्यू इज 2, k का वैल्यू हमको पता है 24, हमको किसका वैल्यू ढूंढना है? y का वैल्यू ढूंढना है, तो y को भेजेंगे उधर, 2 आएगा नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 24/2, y is equal to 12, right? This is the first answer, a very simple one। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं तो बोल रही हूँ मेरे साइमल्टेनियसली मेरे साथ सॉल्व करेंगे, बहुत फायदा होगा। फिर इसमें से हमको जो डिफिकल्ट लगते हैं या कंफ्यूजिंग लगते हैं हम उसको मार्क करके रख सकते हैं। फिर लेटर ऑन आपको पूरे मॉक बार थोड़ी देखने यार, इतना टाइम थोड़ी है। सब जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है वो एक बार जरूर देखना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। What will be the maximum sum of 54, 52, 50 और ऐसा ये इंफिनिटी तक जा रहा है ना, इंफिनिटी तक जा रहे हैं नंबर्स। एपी हो रहा है या जीपी हो रहा है? देखो 54 में से हम क्या करेंगे? 2 हटाएंगे, इधर से हम क्या करेंगे? 2 हटाएंगे, तो एपी का सीरीज है और इसका हमको निकालना है मैक्सिमम सम कितना हो सकता है अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो। यस, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है बट वी कैन डू इट, सी हाउ। देखो अभी बताती हूँ मैं आपको। अब हमको ऐसा लगता है कि ये इंफिनिटी वाली सीरीज है, मैं आपको यहाँ पे उसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहली बात तो वो डिक्रीजिंग सीरीज है, इस बात पे ध्यान देंगे। डिक्रीजिंग सीरीज है, उसका सम लेना है तो कहीं ना कहीं वो 0 पे आके रुक जाएगी, तो उसका लास्ट टर्म क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए? 0। अब आगे जाएंगे, देखो 54, 52, 50 और ऐसे जाके क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है, करेक्ट। तो इसका अगर मेरे को n निकालना है तो आपका क्या फॉर्मूला रहता है? पहला टर्म अपॉन 2 प्लस 1, ये आपका n निकालने का शॉर्टकट है। बेसिकली फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी पता है तो क्या करोगे आप लोग? n/2 + 1, तो कितने टर्म हो जाएंगे? 24/2
सॉरी 54/2 27 प्लस 1 28 टर्म्स हो रहे। कितने टर्म्स हो रहे हैं? 28 टर्म्स। अब आगे ये 28 टर्म्स हो रहे हैं। इसका एक और मैं आपको शॉर्टकट देती हूँ। कभी भी हमारे पास ऐसा सीन है तो आपको क्या करना है? n into n minus 1। yes, this is the shortcut trick। n into क्या करना है हमको? n minus 1 करना है। ठीक है, n into n minus 1 तो हम कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा पता है? ये 28 टर्म्स इंटू डायरेक्टली 27 से आप मल्टीप्लाई करोगे। n minus 1 वाला नंबर कितना है? 27। आंसर क्या आ जाएगा? 756। नहीं, मैं हमको कॉन्सेप्चुअली भी बताऊँ, मैं कॉन्सेप्चुअली भी बताती हूँ आपको। Sn is equals to n upon 2 into a plus n minus 1 into d। So Sn कैसे निकालेंगे? n कितना है हमारे पास? 28 upon 2 into फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 54 प्लस n कितना है? 28 minus 1 27 and common difference is 1। आगे सॉल्व करेंगे इसको। 28 by 2 will be 14। 54 into 2 plus 27। फटाफट से आंसर लाएंगे इसका। जल्दी 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 फटाफट से लिखेंगे। ध्यान यहाँ पे देना है, जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है। सीरीज कम 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 होते जा रही है ना, तो फटाफट 27 into 2 54 पर वो -54 है, बराबर है। और 54 into 2 will be 108 minus 54 into 14। So your answer will be 756। so यही पूछा था हमको। ये हम शॉर्टकट से भी कर सकते थे। रेगुलर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऑलरेडी काफी शॉर्टकट्स पता है। चलो लिखेंगे ये। ग्रेट। इसका ऑप्शन नंबर सी 756। Now come to your question number 3। log 144 is equal to one of the very simple question। clearly property based question है ये। अब ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको हमको जाना होता है ऑप्शन से। कैसे जाना होता है हमको इसको? ऑप्शन से। लेट्स गो। मैं यहाँ पे लिखते चलती हूँ सारे के सारे आंसर्स। हम अभी थे 3 पे। log 144 is equals to, बिना ऑप्शन के इसको सॉल्विंग से जाना है, हम इसको सॉल्विंग से भी कर सकते हैं, नो वरीज। लेकिन हम इसको पहले जाके दिखाएंगे ऑप्शन से। अभी ये 2 इधर जाएगा और ये 2 भी इधर जाएगा, बराबर है क्या? लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है एक प्रॉपर्टी लॉग m रेज टू n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n इंटू लॉग m, राइट? ये एक प्रॉपर्टी है लॉग की। तो अगर हम उस प्रॉपर्टी से जाए तो सबसे पहले अपना है ऑप्शन नंबर ए, 2 log 4 प्लस 2 log 2। ठीक है, 2 log 4 प्लस 2 log 2, तो ये क्या हो जाएगा? log 4 raised to 2, that would be 16 plus log 2 raised to 2 would be 4। अब एक और प्रॉपर्टी है ना log की, क्या प्रॉपर्टी है? log m प्लस log n is equals to log m into n। तो आपको एक्चुअली 16 plus 4 20 नहीं करना होता है, क्या करना होता है? इधर log 16 into 4 करना है। क्या करना है आपको? 16 into 4 कितना होता है? 16 into 4 would be log 64। पर आपको क्या चाहिए था? log 144 चाहिए था। तो ए ऑप्शन को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे ए ऑप्शन को हम कर देंगे स्क्रैप। अभी मैं यहाँ पे आपको आगे लेके जाती हूँ बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन देख लो, 4 log 2 प्लस 2 log 3। ठीक है, 4 log 2 प्लस 2 log 3। भेजो इनको दोनों को, सर के ऊपर भेजेंगे आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा? log 2 raised to 4 प्लस log 3 raised to 2। 2 raised to 4, 2 into 2 into 2 into 2 कितना होता है? 2 into 2 4 into 2 8, 8 into 2 16। So this would be log 16 plus log 9। फिर से वही m plus n वाली ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो m into n करना पड़ेगा। So that would be log 16 into 9। फटाफट से वैल्यू लेंगे, 16 into 9 is equals to 144 and you got your right answer। मिल गया हम लोगों को आंसर? सबको आंसर मिल गया है, आप ये लिख के लेंगे। इसका हम ब्रेकअप करके भी जा सकते थे। कैसे? 144 को ब्रेक कर दो 2 पार्ट्स में जिनका मल्टीप्लिकेशन 144, ऐसे 2 नंबर निकालो।
तो ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर चलता है। log 16 इंटू 9, फिर क्या करना पड़ेगा, log 16 प्लस log 9, पर हमको जो दिए है टर्म्स वो 16 और 9 में नहीं दिए हैं, फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसमें 4 log 2 प्लस 2 log 3। उससे अच्छा सीधा सीधा ऑप्शन से जाओ। ये छोटा स्टेप जरूर है पर बहुत सारे नंबर्स है ना, तो हमको ट्रायल एरर करना पड़ेगा उस केस में, राइट। चलो लिख दिया आपने फर्स्ट और सेकंड। नाउ विल कम टू योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3 raised to x minus 1 minus 3 raised to x minus 3 is equals to 8, तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का नहीं निकालना है। अगर x का वैल्यू निकालना होता ना यहाँ, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करते हैं, पर हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का। किसका वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। तो 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। इंडाइसेस कौन से चैप्टर से हम ये यूज करेंगे, इंडाइसेस वाले चैप्टर से। देखो एक a रेज टू m माइनस n की प्रॉपर्टी क्या होती है, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, तो अपने को वही चीज यहाँ पे करनी है। 3 रेज टू x अपॉन 3 रेज टू 1, जो 1 के साथ माइनस है ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया क्योंकि अपन उसको नीचे भेज दिया है। माइनस 3 रेज टू x अपॉन 3 रेज टू 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 8। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जरा। नेक्स्ट स्टेप वुड बी, यहाँ पे दोनों जगह 3 रेज टू x सेम है, कॉमन निकाल दो 3 रेज टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 27 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे ब्रैकेट में देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग विद 9। 9 से करोगे तो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो 3 रेज टू x वैसा का वैसा। ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, 9 इंटू 1 9 माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 3 27 विच इज इक्वल्स टू 8। फिर 3 raised to x into 8 by 27 is equals to 8। आपको x का वैल्यू निकालना जरूरी है, तभी जाके आप उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। बाकी सबको वहां भेज दो, तो 3 raised to x कितना हो जाएगा 8 into 27 अपॉन 8। 8 और 8 कट क्या, तो अल्टीमेटली हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 raised to x is 27। 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करने पे हमको 27 मिलेगा, क्वेश्चन ये है। 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करने पे हमको 27 मिलेगा, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 3 रेज टू x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू 3 है ना, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया है 3। कितना हो गया x का वैल्यू 3। अब x का वैल्यू हो गया है तो हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमको इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस 4, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 4 इज 10। है क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलो आपको लिखना है, ये स्क्रीनशॉट लेना है, जो सही लगे लिखते चलो और आगे पढ़ो। डन। आई एम जस्ट मूविंग ऑफ द स्क्रीन। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हो, या जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करती हूँ आप तब भी लिख सकते हो, राइट। अब आएंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 3 बुक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ बुक शेल्फ। द पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर। याद है क्या आपने पेपर नंबर 1 में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, 2 बुक्स थे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना था। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 बुक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ बुक शेल्फ। डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट कलर्स है मतलब रिपीटेशन ही नहीं है, तो 3 बुक को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो जितने बुक, मेरा एक शॉर्टकट सिंपल तरीका है, जितने बुक्स, जितने लेटर्स, जितने ऑब्जेक्ट्स, जितने नंबर्स उतना फैक्टोरियल, राइट। तो 3 बुक को अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा वो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6। यहाँ के यहाँ ही सॉल्व हो गया, इसके अंदर तो कुछ ही नहीं था, 2 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। Come to question number 6. The number of ways in which 5 identical boxes can be kept in 10 identical boxes. 5 boxes को किसके अंदर रखना है, 10 identical box. If not more than 1 can go into a box. यानी कि आपको बेसिकली कितने boxes है,
10 बॉक्सेस है, उसमें से कितने बॉक्सेस को रखने हैं? 5 बॉक्सेस को रखने। देखो बहुत गुमराह कर रहा है ये क्वेश्चन आपको। कैसे गुमराह कर रहा है? इतना कुछ ना, बॉक्स में बॉक्स, अरे बेटा आपको क्या करना है, बॉक्स में बॉक्स जा रहा है या नहीं जा रहा है, तुम ये देखो ना, क्वांटिटी पे जाओ। द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 आइडेंटिकल balls, सॉरी मैं बॉक्सेस पढ़ रही थी ना, 5 आइडेंटिकल balls कैन बी केप्ट इन 10 आइडेंटिकल बॉक्सेस। तो कितने हमारे पास बॉक्सेस है? 10। कितने बॉल है हमारे पास? 5, 10 C 5। सिंपली हो सकता है ये। 5 बॉल को उठा के आपको किसके अंदर रखने हैं? 10 के अंदर प्लेस करने हैं। 10 C 5। If not more than 1 ball go into 1 box, एक बॉल में एक ही बॉक्स जाना चाहिए। तो ठीक है, 10 C 5 को आप क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। अच्छा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। बी, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन का पॉइंट जरूर था कि परम्यूटेशन लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है। आपको बॉक्सेस को तो सिलेक्ट करना है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। The set P is equals to 2, 3, 5. The set Q is equals to 1, 4. हमको क्या निकालना है? Then the set P intersection Q, तो P और Q में क्या कॉमन है? देखो P के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? 2, 3, 5। Q के अंदर कौन से? 1, 4। तो कुछ एलिमेंट उसके अंदर कॉमन है क्या? कुछ ही कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब आपका जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं हम? उसको हम नल सेट बोल सकते हैं क्या? हाँ, उसको हम फी बोल सकते हैं क्या? फी, सिर्फ फी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको उसको सेट के अंदर बताना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देखेंगे हम। यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे बिना सोचे नल सेट। ये जो है ये पी है, ये जो है नल सेट के अंदर 0 है, ये सारे काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे आंसर क्या है? नल सेट, राइट। फी कैन बी काउंटेड। देखो आइडियली ये जो है अगर ये प्रॉपर फी रहा तो इसको हम मान सकते हैं, बट अभी हम आंसर क्या टिक करेंगे यहाँ पे? नल सेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8। इफ P and Q are two disjoint sets, ऊपर वाले क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड किया है कि डिसजॉइंट सेट है, मतलब उनमें इंटरसेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी इंटरसेक्शन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट्स। देन n मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? P इंटरसेक्शन Q में अगर कुछ है ही नहीं तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? 0। There's a difference between ऊपर का क्वेश्चन, ऊपर आपको सेट बताना था, नल सेट, इसलिए अपन ने ये टिक किया। यहाँ पे 0 क्यों नहीं टिक किया? क्योंकि ये पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट्स उसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं, अपने को वो बताने हैं। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देने हैं which is equal to 0. Come to the next question, question number 9. If A and B are the two roots of the equation, A and B two roots of the equation, and then the value of 2AB is, then the value of 2AB is. आपको एक बात बताओ क्या? पहले तो A into B प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C अपॉन A। तो C कितना है? -3। A कितना है? 2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से ही करना है। तो 2 और 2 कट, आपका आंसर क्या आने वाला है? -3। ऑप्शन डी, सिंपल। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना था और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला है? C/A करना है। क्वेश्चन नंबर 10, then the value of m for which the difference between the roots of the equation x² + mx + 8 is equal to 0 is 2. आपको यहाँ पे क्या करने का है? डायरेक्टली गो बाय चॉइस से जाओ ना, आपको मेहनत ही क्यों करनी है? क्या करेंगे आप? गो बाय चॉइस से जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे x² + mx + 8, x² + mx + 8 is equals to 0. किसकी वैल्यू ढूंढनी है अपने को? द वैल्यू ऑफ m for which the difference between the roots of the equation is 2. तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स यानी कि अल्फा माइनस बीटा कितना आना चाहिए? 2। हमको m के जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। लेट्स से हम m, अपना पहला ऑप्शन क्या है? +2 और -2 सब्स्टिट्यूट करके देखें। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा m के जगह सब्स्टिट्यूट करना है ना बेटा। एक मिनट, रुको। m या x की वैल्यू दी है, मेरे को चेक करने दो। हमारे पास m की वैल्यू है, m की, तो x² + 2x + 8 is equals to 0। ये हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है यहाँ तक।
अब हमको इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर्स। तो x के ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन वुड गिव यू, क्या मिलना चाहिए आपको मल्टीप्लिकेशन में? 8, और जिनका एडिशन होना चाहिए 2। ऐसे दो नंबर्स हमको निकालने हैं। निकाल दिया हमने। एक है 4, दूसरा है -2, बराबर है क्या? यहाँ पे आएगा इशू। तो अब एक काम करें, दोनों को माइनस पकड़ना। देखो पूरी इक्वेशन में सब कुछ प्लस है। क्या है यहाँ पे? सब कुछ प्लस है। यहाँ पे आ जाओ, x² प्लस mx प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सब कुछ प्लस है। अगर मैं 4 और -2 पकड़ू तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा इसका? -8। -4 और -2 पकड़ू तो मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? +8। पर फिर एडिशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? -4 और -2 का -6। ये भी नहीं झेपेगा। अपन जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के पास, जहां पे m का वैल्यू क्या होना चाहिए? प्लस और -5 होना चाहिए। फिर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? x² प्लस 5x प्लस 8। अब ऐसे दो नंबर 8 के निकल ही नहीं सकते जो 5 आपको एडिशन में दे, बराबर है। या तो 4 में 2 ऐड होगा या 4 में 2 लेस होगा। तो अपना बी वाला ऑप्शन भी क्या करना पड़ेगा? हमको स्क्रैप करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या बोला है? अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू 2। अब अपन थर्ड ऑप्शन पे आएंगे, m हमको प्लस या -6। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो सकती है? x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। फिर 8 के दो फैक्टर्स निकाल लो, क्या हो जाएगा वो? 4 और 2, +4 और +2। सब्स्टिट्यूट करो जरा। ये अगर आपका अल्फा बन गया, ये अगर आपका बीटा बन गया। और हमको क्या बोला था? डिफरेंस बिटवीन द टू रूट शुड बी इक्वल टू 2। तो 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आपका कंडीशन बी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? +6। दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी, +6। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अच्छा, आपको लिखना है इसके अंदर कुछ, मैं आपको दिखा देती हूँ। गो बाय चॉइस वाज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। गो बाय चॉइस, बेस्ट तरीका ये सॉल्व करने का। चलो डन, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, a box contains 4 red and 3 black balls. A box contains 4 red and 3 black balls. One ball is taken away from the box. एक बॉक्स में से हम एक बॉल हटा रहे। After that, 2 balls are drawn at random. एक बॉल हमने तो पहले हटा दिया, उसके बाद 2 बॉल और हटा रहे हम। And both found red. दोनों भी क्या आ रहे? रेड आ रहे। What is the probability that the first ball taken was also red? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैं आपको क्वेश्चन एक और बार समझाती हूँ। गुड क्वेश्चन, इसको आप मार्क करके रख सकते हो। ये एक ऐसा बॉक्स है, ये बॉक्स, इसमें से आपने क्या किया? पहले फर्स्ट एक ही बॉल निकालना, ठीक है। फिर इसमें से आपने रैंडमली और 2 बॉल्स निकाल दिए, और आपको पता चले ये दोनों बॉल्स कैसे थे? रेड थे। सो व्हाट आर द चांसेस कि आपने ये जो निकाला ना, ये भी रेड रहना चाहिए। आई होप अभी क्वेश्चन समझा रहेगा। सोल्यूशन पे तो जाना है। क्वेश्चन समझा रहेगा आप लोग को? पहले ये देख लो कि कितने क्वेश्चन, कितने हमारे पास बॉल्स है। अ बॉक्स कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। कितने बॉल्स है उसके पास? 4 रेड 3 ब्लैक। एक मिनट, मेरा इंटर का बुक खुल गया है। ये हम इंटर में पढ़ेंगे, कॉस्टिंग का बुक था वो। हाँ आज यस, इन इंटर आई टीच कॉस्टिंग एंड एफएम, ग्रुप 2 का और ऑपरेशन मैनेजमेंट और ग्रुप 1 का कॉस्टिंग, वो हम पढ़ेंगे ना, बाद में बताऊंगी इस बारे में। अभी आ जाओ अपने सम पे, वो तो खुल गया था पेज। 4 रेड है और 3 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। इसके अंदर 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स है। हमको ये तो समझ गया कि वो जो 2 बॉल निकल रहे वो कौन से थे? रेड बॉल थे। तो हमने को ये भी बॉल कौन सा रहना चाहिए? रेड रहना चाहिए, ठीक है। टोटल बॉल्स रिमेनिंग, फर्स्ट वाली जगह फिल करने के लिए कितने बॉल बचे आपके पास? 4 रेड थे, पर वो 2 रेड तो इधर निकल रहे, तो कितने रेड बच रहे आपके पास? 2 रेड बच रहे। और कितने ब्लैक बच रहे? 3 ब्लैक बच रहे। तो टोटल 5 बॉल में से हमको एक बॉल निकालना है, राइट। 5 बॉल में से एक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कितने रेड हैं? 2, उसमें से कितना निकालना है? 1। टोटल 2 + 3 5, कितना निकालना है? 1। प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 2C1 is 2, 5C1 is 5. So the answer will be 2/5. ऑप्शन नंबर ए 2/5। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम बोल सकते, थोड़ा सोचने वाला था,
क्योंकि सेकंड में तो 2 रेड बॉल निकल ही रहे हैं, तो आपके 4 में से 2 रेड तो गायब ही हो रहे, बस 2 ही रेड बचेंगे। ये एक दिमाग लगाना था यहाँ पे अगर आप 4C1 कर लेते ना तो प्रॉब्लम होती। 4C1 से आपका आंसर चेंज हो जाता। कम टू, और ऑप्शन में दिया भी है न्यूमरेटर में 4। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। नाउ 3 numbers are in the ratio 5:7:12, ठीक है, and the sum of the first and the third number is greater than the second number by 50. फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम इज ग्रेटर देन द मिडिल वाला नंबर by 50. The sum of 3 numbers is okay. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तीनों नंबर नहीं दिए है, इसलिए रेशियो क्या दिया है 3 नंबर का 5:7:12। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके 5x 7x प्लस 12x। आपको इन तीनों का सम निकालना है, पर उसके लिए आपको एक और कंडीशन क्या दी है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड द third, the sum of first and the third is greater than the middle one by 50. करेक्ट है, तो अपन ने मिडिल वाले में 50 ऐड कर दिया, वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए 7। अच्छा 5 प्लस 12 एक जगह, सारे एक से एक जगह ले लो ना, मैं तो बोलती हूँ। कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 17 माइनस 7, दिस वुड बी 10x is equals to 50। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/10 which would be 5। तो अब आपके नंबर्स क्या हो गए 5x 5 into 5 25, 7 into 5 35, 12 into 5 60। और हमको पूछा था द सम ऑफ द नंबर्स इज, तो इनको एडिशन ले लो 25 प्लस 35 प्लस 60 कितना आता है ये 120। सो योर करेक्ट आंसर इज 120। डन। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल, इतना सिंपल क्या आएगा इससे ज्यादा सिंपल आप लोगों के लिए। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे बेटा, आपको अगर हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करो, उतना ही तो मोटिवेशन है मेरे पास आपके लिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। A die is thrown 3 times, इसको भी हम बोल सकते हैं, थोड़ा सॉल्विंग इन्वॉल्व है इसके अंदर। die is thrown, डाइस आ गया ना, मेरे को समझ जाता है। die is thrown प्लस आप लोग को डर भी लग जाता है ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो। 3 times and the sum of the thrown numbers is 15। एक डाई फेंका उसने 3 बार फेंका, डाइस फेंका कितने बार 3 बार फेंका, और जो नंबर था ना उसका सम कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी फॉर विच द नंबर 5 अपीयर्स इन द फर्स्ट थ्रो। अरे कितना सिंपल है ये, ऐसे लग रहा है देख के कि कठिन है, बट ये सोचा था उतना डिफिकल्ट नहीं है। सम कितना आना चाहिए आपके पास 15 आना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता 3 6 और 6 12 और 15, ठीक है। उसके बाद 3 में तो उतना ही हो सकता है, 3 और आपने 4 ऐड किया तो 4 प्लस 3 7 या 15 तक नहीं पहुंचोगे। अब 4 के साथ देखो 4 5 6 हो सकता है, देखो 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15। आगे 4 6 5 भी हो सकता है, इंटरचेंज किया मैंने, 3 6 6 को तो बेटा इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। आगे 5 5 5 भी हो सकता है। अब 5 की सीरीज उल्टी ले लो यहां से, 5 6 4 भी हो सकता है। 5 के सारे खत्म हो गए, 6 5 4 भी हो सकता है। खत्म नहीं हुआ अभी, 6 के साथ और बनेंगे ना, 6 6 3 भी हो सकता। और एक चीज 6 3 6 भी हो सकता है। करेक्ट है क्या? ये इधर से भी तो 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मैम, हाँ बेटा 6 6 2 8 प्लस 3 15, वो भी हो गया है। ठीक है, हमने 6 5 4 लिया है क्या? मेरे को लगता है 6 5 4 ले लिया हमने, वो भी हो सकता है। 6 4 5 अपन ने नहीं लिया है, 6 4 5 ये भी हो सकता है। तो कितने टोटल हो रहे हैं जरा पे देखो, यहाँ पे कितने टोटल हो रहे हैं आपके। एक और होगा ना इधर, 5 के साथ 5 4 6 भी हो सकता है ना, इंटरचेंज नहीं किया उसको। ये देखो ना, कुछ नहीं, एक बार एक नंबर मिल गया ना, 4 5 6 मिल गया तो 4 6 5 इंटरचेंज कर लो वो नंबर को। 5 5 5 के साथ इंटरचेंज नहीं हो सकता, सेम 5 6 4 5 4 6 बराबर है। 6 5 4 6 4 5 इंटरचेंज हो गया। 6 6 3 6 3 6, अब देखो कितना हुआ 3 3 6 7 8 9 10। तो टोटल आउटकम कितने निकल रहे हैं आपके 10। उसमें से वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट रो में 3 आना चाहिए, फर्स्ट रो में 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते एक बार। डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, 3 times and the sum of the numbers is 5 appears in the first throw. A die is thrown 3 times. 3 में तो उतना ही हो सकता है, 4 5 6 भी हो सकता है ना, इंटरचेंज किया उसको। ये देखो ना, कुछ नहीं, एक बार एक नंबर मिल गया ना, 4 5 6 मिल गया तो 4 6 5 इंटरचेंज नहीं हो सकता, सेम 5 6 4 5 5 4 6 बराबर है। 6 5 4 5 6 4 5 इंटरचेंज हो गया। 6 6 3 6 7 8 9 10। तो टोटल आउटकम कितने निकल रहे हैं आपके 10। उसमें से वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट रो में 3 आना चाहिए, फर्स्ट रो में 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते एक बार। डाइस थ्रोन 3 टाइम्स,
प्रोबेबिलिटी फॉर विच द नंबर अपीयर 5 अपीयर्स फर्स्ट रो में आना चाहिए, पहले वाला जो आपने डायस देखा ना उसमें 5 आना चाहिए। तो ये एक बार इधर हो रहा है, मैं हाईलाइट नहीं करती अभी, मार्क करती। एक बार इधर हो रहा है, 1 2 3, 3 ही बार हो रहा है ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/10। फिर यहाँ पे हमने टिक कर दिया 3/10। और वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो सही लगे वो कर लो। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स, डिसजॉइंट इवेंट्स मतलब उनमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पर अगर डिसजॉइंट सेट है तो उसमें इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये तो सही लग रहा है मेरे को। ए यूनियन बी 0 होना जरूरी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी 0 होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन 1 ये गलत है, ये गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स में होता है, इसमें नहीं होता है, डिसजॉइंट में नहीं है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है इधर, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, द इवेंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि उनको सबको ऐड किया ना तो आंसर क्या मिलेगा हमको, व्हाट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर सबको ऐड हमने किया तो हमको आंसर क्या मिलेगा, दिस इज द आंसर वुड बी 1। और यहाँ पे 1 की जगह आप सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे इवेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी सैंपल स्पेस, इंटरसेक्शन नहीं, 0 तो बिल्कुल नहीं, और फी आने की नल सेट हो गया वो भी नहीं। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। ए एंड बी आर, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, यूनियन भी दे दिया है आपको। आपको क्या निकालना है, ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली तो हो नहीं सकते, इक्वली लाइकली होते तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, सेम होती, ठीक है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4, B is 0.5. Probability of B is 0.5 है ना, ओके 0.5, ठीक है। अब अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पता है क्या इनका इंटरसेक्शन, अपन एक फॉर्मूला में डालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितना है उनका, यूनियन सीधा सीधा एडिशन है, इन दोनों का एडिशन है यूनियन, यानी कि इंटरसेक्शन है ही नहीं, इंटरसेक्शन नहीं है। तो वो कौन से इवेंट्स होते हैं बताती हूँ। सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.9 इज इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.5। अगर ये टैली हो रहा है इसका मतलब इंटरसेक्शन है ही नहीं। अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो वो कौन से इवेंट होते हैं, अगर इंटरसेक्शन नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कौन से इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर दे हैव नो इंटरसेक्शन, यूनियन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डन, क्वेश्चन नंबर 16। फिर आएंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17th आपका कोरिलेशन रेग्रेशन का क्वेश्चन है। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 4, dy(x) इज 0.48, r इज इक्वल टू 0.6, तो हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला है इसके अंदर हमारे पास 17th dy(x) इज इक्वल्स टू r इंटू, कैसे याद रखने का ये फॉर्मूला, जो पहले वो ऊपर, मैं कैसे सिखाती हूँ, जो पहले वो ऊपर जो पीछे वो नीचे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट करना है, अब इतना तो तुम कर ही लोगे, भरोसा है यार तुम पे। r कितना है 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमको नहीं पता।
ठीक है। 0.48 को पहले तो 0.6 से डिवाइड कर लो। चलो कैलकुलेटर हाथ में ले लो, सब लोग हाथ में लेंगे। पहले तो 0.48 डिवाइडेड बाय 0.6 वुड बी 4 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब जो आंसर आएगा आपका उसको 4 से आपको फिर डिवाइड करना है। कर लिया यार आपका 0.8 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 0.8। तो 0.8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आ गया है 5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 5, ऑप्शन ए। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, 2 मार्क। मैं आपको बताऊं क्या, कल वाले पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसके अंदर तो भी हमको अभी तक 2-3 डिफिकल्ट मिल गए थे। आज हमको डिफिकल्ट मिले ही नहीं, मतलब इतने डिफिकल्ट कोई नहीं थे कि हमारा एक पेज भर रहा है, हमको बहुत मतलब आ ही नहीं रहा है। कुछ तो दिमाग लगा के हम सॉल्व कर सकते थे, आज ऐसी स्थिति है अपनी। वेरी गुड। आगे का बोल नहीं सकते, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पीवी सिंधु एंड कैरोलिन मैराइन आर इक्वली स्ट्रॉन्ग बैडमिंटन प्लेयर्स। इक्वली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, ठीक है। What is the probability that Sindhu beats Marine in 3 games out of 4? Seriously यार, क्या क्वेश्चन है ये। 4 में से कितने गेम? 3 गेम। सोच सकते हो, आपको मैं टाइम देती हूँ सोचने के लिए। आप पॉज, मैं टाइम देती हूँ, मतलब आपको पॉज करना पड़ेगा। देखो 3 में से 4 गेम उसने जीतने हैं। ओके, आपको एक फॉर्मूला पता है या नहीं पता है, आई एम नॉट श्योर। लिख के लेंगे सब लोग। मैं अभी बात कर रही थी कि ऐसा सोचने वाला सम नहीं, यार यही आपका सोचने वाला सम था। NCR इंटू P रेस टू, एक काम करो K कर लो, आप शायद K से जानते होगे फॉर्मूला। P रेस टू K इंटू Q रेस टू 1 माइनस K, ठीक है। N माइनस K करो, उसको सिंपल हो जाएगा। अब NCK, N कितना है, कितने गेम्स है आपके पास टोटल? 4 है। कितने जीतने हैं आपको, मतलब पीवी सिंधु कितने जीतनी चाहिए? 3 गेम्स जीतनी चाहिए। इनटू प्रोबेबिलिटी की पीवी सिंधु 1 गेम जीत रही है। 1 गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 ना। इक्वली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो इसकी भी 1/2, उसकी भी 1/2, तो ये 1/2 रेस टू 3 इंटू Q, मतलब क्या होता है 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू Q, है ना। 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू Q, तो Q भी कितना हो जाएगा? 1/2, हाफ। 1 में से हाफ गया तो कितना बचेगा? हाफ। 4 माइनस 3, 4C3, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3, 1 फैक्टोरियल। मैंने इसका शॉर्टकट भी आपको पिछले पेपर में भी बताया था। अगर ऐसा केस है तो नीचे जितने फैक्टोरियल है वहां तक मतलब उतने बार मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे ही करेंगे क्या? अच्छा, एक काम करो, तुम कंफ्यूज मत हो, अपन लॉन्ग कट से जाएंगे। शॉर्टकट रेगुलर वाले कर सकते हैं, तुम लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा शॉर्टकट ट्राई करने के लिए। तो जो आता है, अभी एग्जाम हमारी बहुत बहुत पास में, बेटा समझो, मेथड मत चेंज करो। आई डोंट वांट कि अभी आप मेथड चेंज करें। ये हो जाएगा 1/2, जो शॉर्टकट अब कर सकते थे वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आएगा 4 इंटू 1/8 इंटू 1/2। तो 4 इंटू 16, 4 इंटू 1 अपॉन 16 हो गया क्या? 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 कर लो, 2 इंटू 4 8 कर लो, तो आपका आंसर क्या आ गया है 1/4। प्रोबेबिलिटी का अच्छा सम था ये। मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये सम ऐसा था जिसमें आपको थोड़ा फॉर्मूला वगैरह सोचने वाली बात थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अच्छा, 1/4 मतलब क्या होता है आपका? ये 0.25, राइट। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, रैंक कोरिलेशन मेथड वाज डेवलप्ड बाय। अपन सीखते सीखते, जब अपन सीखते तभी इसको क्या बोलते हैं? स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट या रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आप नोटबुक ओपन करो रेगुलर स्टूडेंट्स, आपने तो लिखी हुई है ये बात, मैंने थ्योरी कवर किया था। Question number 20, the nature of correlation between two variable is known as bar diagram, pictogram, pie diagram, scatter। आपको याद है ना, correlation measure करने के 4 तरीके मैंने सिखा। एक था scatter, दूसरा rank, तीसरा, चौथा ऐसे क्या बोले concurrent deviation का मेथड था, भूल गए क्या यार? correlation measure करने के
4 मेथड थे, एक था स्कैटर वाला, याद है, स्कैटर डायग्राम वाला, दूसरा आपका रैंक है, एक काल कोरिलेशन बराबर और एक कॉन्करेंट डेविएशन वाला मेथड था। ये 4 मेथड से पढ़ते ना हम। तो आपका यहाँ पे ना बार है, पिक्टोग्राम है, पाई डायग्राम है, ये सब थोड़ी आंसर है, स्कैटर डायग्राम आंसर है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय, मैंने आपको बताया था, याद है क्या, कोरिलेशन बहुत जिद्दी है ना, इसको ओरिजिन ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है ना, इसको आपको किससे फर्क पड़ता, स्केल से फर्क पड़ता है ना, ओरिजिन से फर्क, ओरिजिन ऑफ स्केल नहीं, मैंने गलत टर्म बोला ना, उसको ओरिजिन से फर्क, स्लिप ऑफ टंग ना, उसको ओरिजिन से फर्क पड़ता है ना स्केल से, मतलब ना कुछ ऐड होने से ना कुछ माइनस होने से। ऐड और माइनस को क्या बताया था मैंने, चेंज ऑफ ओरिजिन। मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्या बोला था हमने, चेंज ऑफ स्केल। तो ना उसको ओरिजिन से फर्क पड़ता है ना उसको स्केल से फर्क पड़ता है। तो जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना, इसको ओरिजिन से फर्क पड़ता है ना इसको चेंज से फर्क पड़ता है, तो आंसर होगा सी, बोथ ओरिजिन एंड स्केल। Question number 22, two numbers a and b are such that a is greater than b. दो numbers है, a is greater than b and the geometric mean is 40%. gm कितना बोला है, 40% lower than am. हमेशा am is greater than gm is greater than hm, या तो वो तीनों अगर नंबर सेम है तो इक्वल टू हो सकता है, ये बात तो आपको मैं बता चुकी हूँ। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स, आपको क्या करना है, दोनों में क्या निकाल के देना है, रेशियो निकाल के देना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड बेटा, 22 am निकाल के देना है सबसे पहले। तो अब am क्या है, कौन से नंबर्स में, a and the two numbers a and p are such that a is greater than b and the gm is 40% lower than hm। एक काम करें क्या हम, gm ऑप्शन से जाइए, बेटर होगा, बेस्ट है, अपन ऑप्शन से जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 4:3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 + 3/2, 4 + 3 7/2, ये आपका हो गया gam। उसी का gm निकाल लो, 4 × 3 7, और 7 का आपको क्या लेना है, रूट लेना है। मैं भी लेती हूँ, 1 मिनट, कैलकुलेटर सब हाथ में ले लेंगे। कितना आ रहा है ये, 2.6457। अब ये जो भी आपके फिगर आया है ना, हमको क्या बोला है कि जीएम कितना कम है, 40% से कम है, तो इसमें आप 40% ऐड करोगे तो आपको 3.5 मिल रहा है क्या, देखो जरा, 2.6457 प्लस 40%, 3.7039 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3.70 समथिंग, पर हमको कितना चाहिए था, 3.5, तो ए ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे। अब आ जाओ बी ऑप्शन पे, दैट इज 9:1। तो पहले तो उसका एम निकाल लो, 9 + 1/2, 10/2 कितना होता है, ये 5 होता है। फिर उसका जीएम निकाल लेंगे, 9 × 1 का कितना हो जाएगा, 3 + 40%, देखो 5 मिल रहा है क्या, 3 + 40%, 5 मिल रहा है, यस। तो आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि जीएम कितना एम से छोटा था, 40% से छोटा था। तो आपका आंसर आ गया, बी इज द करेक्ट वन, लिख के ले लो, बी क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। कम टू क्वेश्चन नंबर 23। In a certain time ₹1400 becomes 1848। कोई तो टाइम पीरियड में 1400 का वैल्यू कितना हो जाता है, 18,400 at 8% simple interest। When ₹2,1200 will become 2,604 at the same time the ratio of interest is, the rate of interest is। देखो अब हमको क्या बोला है, 1848 becomes 1400। आप क्या कर सकते हो, आपका कैलकुलेटर हाथ में ले लो, लिया सबने कैलकुलेटर हाथ में। अब देखो, इन अ सर्टेन टाइम 1400 बिकम्स 1848। मैं अपने नोटबुक पे जाती हूँ, 1400, प्रिंसिपल कितना है आपका, 1400, अमाउंट कितना है आपका, 1848, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 448। दिस इज फॉर 4 years, बराबर है। तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 448 डिवाइड बाय 4, 112, राइट।
अच्छा, अब दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। कितने के लिए? ये 1 साल के लिए। आपको क्या निकालना है? कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने सालों के लिए आपका ये पीरियड था। तो अगर मैं फॉर्मूला से जाऊं, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस RN अपॉन 100, ये सब करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या करेंगे हम कैलकुलेटर पे, 1400 इनटू, अब अलग अलग परसेंटेज है आपके पास, 8.2% ले लो, फिर 7%, अच्छा 8% तो दिया है, सॉरी, 1400 का 8% लो, कितना आ रहा है आंसर? 112 आ रहा है आंसर। बराबर है क्या? ओके, इंटू 4 करो, 4 तो आपको क्या मिल जाएगा? 448। तो हमको टाइम पीरियड समझ गया ना, कितने टाइम के लिए ये इन्वेस्टेड था? 4 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड था। अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो भी आपको 4 मिलता। उससे अच्छा मैंने क्या किया, शॉर्टकट से आंसर लाया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When 2100 will become 2604 at the same time, यानी n is equals to 4, rate of interest is equals to 8%। बराबर है, करेक्ट है। हमको क्या, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। वेरी गुड क्वेश्चन। पहले पार्ट में आपको क्या मिसिंग था? n मिसिंग था, तो हमने n निकाल दिया। नेक्स्ट पार्ट में क्या मिसिंग है? 8%, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। नेक्स्ट पार्ट में आपको ROI मिसिंग है। अब हमको क्या क्या डिटेल्स ये इसके अंदर देख के लेंगे। पहले 2604 और 2100, तो 2100 आपका प्रिंसिपल है, 2604 आपका अमाउंट है। तो आपको इंटरेस्ट कितना आ रहा है? इंटरेस्ट जरा वो देख लो पहले, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, फिर हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लेंगे ना। तो 2604 माइनस 2100, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हम लोगों को? 504। कितने साल के लिए मिल रहा है ये? 4 साल के लिए। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लो। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 72 आना चाहिए। अब आप 2100 पे जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए सबको मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या दिया आपको? 8.2। सो 2100 इंटू 8.2%, कितना आ रहा है ये? 172.2। तो ये तो आपका गलत हो गया। सेकेंड लेना, 7% से करके देखना। 2100 इंटू 7%, ये कितना आ रहा है? 147। ये भी गलत आ रहा है। आगे 2100 इंटू 10%, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो ना, ये डायरेक्टली 210 आता है ना बेटा, तो ये भी आंसर नहीं है। डी ऑप्शन देखो, 2100 इंटू 6%, सब लोग चेक करेंगे। यहां पे हमको आंसर क्या मिल रहा है उसका? यहां पे हमको आंसर मिल रहा है 126। ये भी 126 आता है। 504 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है ये? 126। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? परसेंटेज 6% इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 लिख के लेंगे, फटाफट से लिख के लो। डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 24। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे प्रीवियस जो मॉक टेस्ट पेपर 1 मैंने कराया उसके भी अंदर था। इसके अंदर ये आपको कौन सा वाला टाइप है? अनग्रुप्ड वाला टाइप है, राइट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी हमको बनानी पड़ती। तो x की वैल्यूज दिए 3, 5, 7, 9, 11 और 13। फ्रीक्वेंसी दिया है 4, 3, 5, 2, 3, 3। हमको क्या निकालना है? इसका मीडियन वैल्यू निकालना है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। x का वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। उनकी फ्रीक्वेंसी दी है हम लोगों को 4, 3, 5, 2, 3, 3, 3, 3। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। 4, 4 प्लस 3, 7 प्लस 5। क्या ये सेम है क्या? क्या बोल सकते हैं? ऑलमोस्ट सेम है जो अपन ने फोर्सेस में किया था। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 लिखेंगे, 12 प्लस 2 14 प्लस 3 17 प्लस 3 20। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन व्हाट इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे क्या आप लोग? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? n कितना है हमारे पास? 20 प्लस 1 अपॉन 2, 21 अपॉन 2। Okay, so this would be
10.5th ऑब्जर्वेशन, तो 10.5 किधर आ रहा है आपका, इधर आ रहा है, 12 पे आ रहा है ना, तो 12 का नंबर कितना है हमारे पास, 7. सो व्हाट इज द मीडियन का वैल्यू, मीडियन का वैल्यू इज 7. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सेम कल भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, फिगर्स थोड़े अलग थे. कल मतलब प्रीवियस मॉक पेपर की मैं बात कर रही. कम टू क्वेश्चन नंबर 25. मीन इज इक्वल टू 50. अरे यार ये क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ था कल अपने को. मीन दिया हुआ था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया था, हमको क्या निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन. ये तो यही कि यही हो जाएगा. CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, 60%. SD हमको निकालना है. मीन कितना है x बार, 50. तो 50 का 60% क्या आंसर आएगा, 6 into 5 30. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 30. सिंपल, इनको मल्टीप्लाई किया हमने, राइट. कम टू क्वेश्चन नंबर 26. फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन CV इज 30%, वेरिएंस दिया है 36. वेरिएंस 36 दिया है, मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस. ठीक है. And Pearson's coefficient of skewness is -0.25. -0.25 है. Then the mode of distribution is. अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से मोड निकालना है. सबसे पहले ये अच्छा क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन अभी आपको अभी तक एक पेपर जो हुआ और ये आधा पेपर जो हुआ ऐसा आया नहीं था. CV is equals to standard deviation upon mean. CV कितना है हमारा, 0.3 है, 30%. स्टैंडर्ड डेविएशन अपन 6 पकड़े तो मीन कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 0.3, मीन आ जाएगा 20. ना मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्क्यूनेस. ये आपका है स्क्यूनेस का फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड अपॉन SD. मीन कितना है, 20. मोड तो आपको ढूंढ के निकालना है. देखो स्क्यूनेस के और भी फॉर्मूला है, हमने क्यों दूसरा फॉर्मूला पिक नहीं किया, क्योंकि हमको मोड निकालना है. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 6. लो ये आपका -0.25. 6 को उधर भेज देंगे अपन लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस मोड इज इक्वल्स टू -0.25 इंटू 6, दैट वुड बी आपका -1.5. -1.5 -20 सब माइनस माइनस में चल रहा है, तो मोड का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव. 20 प्लस 1.5 वुड बी 21.5. ये है मोड का वैल्यू. ये क्वेश्चन अच्छा था, आई कैन से कि आप, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करना था कि पहले मीन निकालना है, फिर मीन को सब्स्टिट्यूट करके मोड निकालना है. सो ये थोड़ा सा ऐसा वाला क्वेश्चन था. 21.5 ऑप्शन नंबर सी. अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे. टू वेरिएबल्स x एंड y आर गिवन बाय द रिलेशन y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2. इफ मोड ऑफ x इज 5 देन द मोड ऑफ y इज, अपने को मोड निकालना होता है तो इसको ओरिजिन से फर्क पड़ता है ना, तो इसको अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं. मोड ऑफ x इज 5, तो x की जगह पे आप क्या कर दोगे, 5 लिख दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोड ऑफ y. 5 into 3 15, 15 minus 2 is 13. ऑप्शन नंबर ए. वेरी सिंपल. इसको सॉल्व करने की भी इतनी जरूरत नहीं है. यहाँ क्या हो गया ये. कम टू क्वेश्चन नंबर 28. इफ फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट एंड थर्ड, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स आर 16 एंड 22 रिस्पेक्टिवली, तो उसका मीडियन कितना हो जाएगा. बेटा मीडियन का फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल रिलेटेड, Q1 प्लस Q3 अपॉन 2. दोनों का एवरेज लेना है बेसिकली. तो 16 प्लस 22 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये, 19. कितना हो जाएगा ये, 19. सिंपल वन. स्टैटिस्टिक्स ही चल रहा है अपना फिलहाल. तो द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या माना जाता है, उन्होंने आपस में डिसाइड करके बोल दिया है. आपस में मतलब कि उन्होंने मीन, मीडियन, मोड और आपका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, सबने मिलकर क्या फैसला किया कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन. रीजन ये है उसके बेस्ट होने का कि वो सारे फिगर्स सही से अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करता है. स्टैंडर्ड डेविएशन पर एक थियरी क्वेश्चन, दो थियरी क्वेश्चन कल के एग्जाम में भी था, मतलब कल के मॉक टेस्ट पेपर में भी था, आज के मॉक टेस्ट पेपर में भी है, तो उस पर अपने को ध्यान देना है.
The measure of central tendency of a statistical data which takes into account all the data, सारे के सारे डेटा को कौन कंसिडर करता है पता है? मीन करता है। मोड तो बस जो रिपीट हो रहा है उसको ही गिन रहा है, मीडियन तो मिडिल वैल्यू को ही लेता है, तो मीन ही है जो स्टार्ट से लेके एंड तक सारे ऑब्जर्वेशन को इज्जत देता है, बराबर है। Question number 31. The mean and the coefficient of variation of runs made by a batsman in 10 innings are 40. अच्छा, ये क्या कह दिया आपको? मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, द एसडी ऑफ द रन, सेम क्वेश्चन है। सीवी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। कितना बोला आपने को? 10 इनिंग्स के लिए डेटा दिया है अपने को, 40 आपका एक्स बार है, 125 आपका सीवी है, तो 125 इज इक्वल्स टू एस डी, 125% है ये, एस डी अपॉन 40, तो 40 इंटू 125% करेंगे, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा 50 का। कितना मिल जाएगा आपको? 50। क्वेश्चन नंबर 31। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। If for 10 values of x, sum of deviation about 5 is 10 and sum of square of deviation about 4 is 100। अच्छा, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको, तो ये जो 32 क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ तो मिसिंग है। अबाउट सम मीन मीडियन मोड कुछ बताना चाहिए था। मैं देखती हूँ उसका करेक्ट फॉर्म क्या हो सकता है क्वेश्चन का, एंड देन वी विल सॉल्व इट आउट। नॉट राइट नाउ, नो वरी। Question number 33. If the mode, variance and coefficient of skewness of a frequency distribution are, if the mode यानी कि ये mode है, variance ये variance है, and coefficient of skewness ये आपको दिया है coefficient of skewness, then the mean of the observation is, क्या निकालना है हमको यहाँ से? mean। same formula, mean minus mode upon SD is equals to skewness। किया है ना हमने ऐसा फॉर्मूला, बस वही लगाना है यहाँ पे। मीन माइनस मोड अपॉन एस डी इज इक्वल्स टू स्क्यूनेस। ठीक है, अब मीन कितना हमको नहीं पता, मोड हमको दिया हुआ है दैट इज 100, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी आपको वेरिएंस दिया है 16, उसका रूट ले लो, 16 का रूट क्या हो जाता है? 4। स्क्यूनेस कितना बोला है? 6, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 100 उधर जाएगा, बराबर है क्या? तो आपके पास मीन कितना आ जाएगा? 124। A clear cut simple question, 124. This was your question number 33. 124. Now come to your question number 34. The year by which a sum of rupee would be 1.25 times of itself at 10% compound interest. Best चीज है इसके लिए, कैलकुलेटर हाथ में उठाओ। 1 प्लस कितना परसेंट है? 10%। तो सब लोग 1 प्लस 10% करेंगे कैलकुलेटर पे, क्या आंसर आ रहा है? देखो 1 तो आपका पहले साल में रहेगा, दूसरी साल आप क्या करोगे? दूसरी साल आप 10% उसमें इन्वेस्ट करोगे, तो 1 प्लस 10% आपको आंसर कितना है? 1.1 पर। फिर से 10% ऐड करो प्लस 10% वापस से, तो आंसर क्या आ गया? 1.21 टाइम्स, राइट। तो फर्स्ट ईयर आपने 1 डाला, उसको आपको 10% एक साल में मिला, दूसरे साल में और 10% मिला, तो आपका अमाउंट कितना हो गया? 1.21। तो कितने साल में आपको 1 रुपी का 1.21 हो जाएगा? दैट वुड बी 2 years। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 35। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, सेम चीज है ये, अपन ने कल ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो एट्रीब्यूट क्या होता है, एनुअल इनकम क्या होता है। एनुअल इनकम is a discrete variable। क्या हो जाएगा ये? discrete variable। नेक्स्ट आएंगे, देखो अगर एट्रीब्यूट होता है उसका मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि उसके साथ कोई क्वालिटी है, राइट। अब एनुअल इनकम यानी मनी टर्म्स में, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगा। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का सबसे, देखो पर्सनल इंटरव्यू उसके पास जाना पड़ेगा, उससे टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इनडायरेक्ट इंटरव्यू किसी और के थ्रू जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। बाय ऑब्जर्वेशन, उसके लिए भी हमको उस इंसान तक पहुंचना पड़ेगा। तो टेलीफोनिक सबसे बेस्ट है आजकल की दुनिया में। व्हाट्सएप और टेलीफोन इतना अच्छे से चल रहा है, टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द बेस्ट एंड वर्स्ट मिसयूज एंड यूज दोनों हो रहा है। तो हमारे लिए आंसर क्या होगा? क्विकेस्ट होगा टेलीफोन, राइट। क्वेश्चन नंबर 37। द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सचुअल, टैब्यूलर, डायग्रामेटिक, तीनों भी है क्या? टेक्सचुअल भी है, टैब्यूलेशन भी है और डायग्रामेटिक भी। इंटरनल एक्सटर्नल आर नॉट मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो मोड्स नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। डन।
क्वेश्चन नंबर 38, सब आएंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। फॉर टैब्यूलेशन कैप्शन इज कॉलम्स, मैं ऐसे सिखाती हूँ ना, CC कैप्शन कॉलम एंड रो जो होते हैं वो स्टब्स होते हैं। सो फॉर टैब्यूलेशन कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, लोअर पार्ट, मेन पार्ट, या तो द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स द कॉलम एंड सब कॉलम, कॉलम की हेडिंग को ही तो हम कैप्शन बोलते हैं ही। कम टू क्वेश्चन नंबर 39, स्टब ऑफ टेबल यानी कि रोज होता है ये, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम, नहीं, लेफ्ट पार्ट डिस्क्राइबिंग द रो। राइट पार्ट तो नहीं होता है बेटा, लेफ्ट पार्ट में ही आपके रोज होते हैं, तो लेफ्ट पार्ट डिस्क्राइबिंग द रो उसको बोला जाता है स्टब। कम टू क्वेश्चन नंबर 40, log m into n, log m into n is equals to log m into n, क्या देखो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए थी, log m into n is equals to log m प्लस log n। आज अपन ये कर चुके, पर ये प्लस है क्या, नहीं, बीच में कुछ नहीं है, यानी कि क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 41, आखिरी 10 सवाल आपके पेपर नंबर 2 के। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, अरे रे 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 ये क्या हो गया, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स यानी कि S6 ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12। ए क्या है इधर, 6 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 में से माइनस हो रहा है ना, देखो माइनस हो रहा है 2, बराबर है। क्या फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप Sn में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लो ना, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, करो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट। n कितना है, n वही तो हमको नहीं पता है मैम, नहीं पता है कि आपको n, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे क्या करते हो। ये जो है ना फर्स्ट 6 टर्म्स, उसी को आप क्या बोलोगे, n, तो 6 अपॉन 2 इंटू a यानी कि 6 प्लस n माइनस 1, 6 माइनस 1 5, और कॉमन डिफरेंस इज माइनस 2, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 प्लस 12, देखो ये तो 3 हो जाएगा आपका, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 वुड बी 2 इंटू 3 वुड बी 6, पर आपका आंसर क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 आना चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 42, फिर से स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी आई है, ये मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम हिस्टोग्राम, उधर वो आइकन आ गया था ना, सो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, ट्रू और फॉल्स, ट्रू हिस्टोग्राम से निकाल सकते हो आप, उसकी प्रॉपर्टी में भी पढ़ा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव, ऑफ कोर्स अगर एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द रूल बेसिकली। 44, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपसर्ड इवेंट, अपसर्ड इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0, ऑफ कोर्स इट वोंट बी 1, इट वुड बी 0, द आंसर इज ट्रू। कम टू क्वेश्चन नंबर 45, P वेरीज इनवर्सली एज Q, ऐसा सेम क्वेश्चन आज पहला क्वेश्चन था अपना, P वेरीज इनवर्सली एज Q, इफ P का वैल्यू इज 2 देन Q का वैल्यू इज 3, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, फाइंड P if Q इज, आपको वापस से P निकालना है, K के जगह 6 रखा और Q के जगह 2 रखा, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, वेरिएशन पे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल होता है। 46, हाँ कल वाले मॉक पेपर का वेरिएशन वाज अ थिंकेबल क्वेश्चन। 46, वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या, यस, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ एसटी, बात समझो, वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर आपका पॉजिटिव ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, a person deposited rupees 2000 at 6% simple interest for 3 years. The amount that he will get back after 3 years is, उसने 2000 इन्वेस्ट किया हुआ है 6% पे 3 years पे, तो 2000 सब लोग कैलकुलेटर हाथ में ले लेंगे आपके, 2000 इंटू 6% इंटू 3 years कितना है ये
360 है, बराबर है क्या? 360 आपका क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और उसमें बेसिक उसका अमाउंट तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो 360 प्लस 2000 2360, योर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2360. Come to question number 48. The seventh term of the AP is, AP क्या है? 7, 10, 13, 16. आपको क्या निकालना है? T7. तो T7 is equals to A plus 6D, N minus 1D, 7 minus 1, 6D. A कितना है? 7. कॉमन डिफरेंस कितना है? 3. So 6 into 3 plus 7. आंसर क्या आएगा आपका? 25. ऑप्शन नंबर सी, राइट? Come to question number 49. The first and the last term of the AP are -4 and 146, and the sum is 7171. The number of terms in the AP is, अब वो AP के अंदर कितने terms, इसको अपने को solve करना है. आखिरी के दो question solvable questions है. Question number 49. Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. अब n अपॉन 2, n ही तो नहीं पता, 2 इंटू आपका फर्स्ट टर्म कितना है? एक काम करो, इसको अपन -4 आपका फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म है, अपन माइनस डायरेक्टली वो फॉर्मूला पे लेके जाती हूँ ना मैं आपको, शॉर्टकट वाले a प्लस एल, याद है ये फॉर्मूला a प्लस एल n बाई 2, ये आपका कौन सा फॉर्मूला होता है? ये जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है ना, ये वो वाला फॉर्मूला होता है. तो 7171 इज इक्वल टू n बाई 2. पहला टर्म कितना है? -4, लास्ट टर्म कितना है? 146. तो ये कितना हो जाएगा? 7171 इंटू 2 कर लो सब लोग, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे इसको. 7171 इंटू 2, ये कितना हो गया? 14342 -4 प्लस 146, तो ये कितना हो जाएगा? 142n. तो डिवाइड कर लो इसको 142 से, तो हमको n इज इक्वल टू क्या मिल गया? 101. चाहते तो पूरी इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, पर अपने पास था ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला, तो हम डायरेक्टली उससे कर रहे हैं. करेक्ट? ओके. एंड अब हमारा बचा है लास्ट क्वेश्चन, ये अपना आंसर तो टिक कर ले. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. सब आएंगे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50. देखो इसके अगर हम लॉन्ग कट वाले मेथड से जाएंगे ना, तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन अ जीपी इज 13. 3 नंबर है जिसका सम क्या है? 30. एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 91. उनके स्क्वायर क्या है? 91 है. द स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मैं ट्रिक बताती हूँ. कभी भी लीस्ट नंबर आया ना, आप उसको सिलेक्ट करोगे 1. क्या सिलेक्ट करोगे? 1. 1 इज द लीस्ट नंबर. इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक से गए तो, लॉन्ग कट से गए तो कुछ नहीं, ए आर स्क्वायर, ये 3 नंबर एज्यूम करना पड़ेगा. इन सब का सम क्या है? 13. तो बीच में एक प्लस का साइन डालो. फिर मैं आपको लॉन्ग कट भी बताती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. उनका स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर आर रेज टू 4, इसका सम कितना हो जाएगा? 91. बराबर है. अब हमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा. वैसे भी क्या तो भी आंसर आएगा, पर इतना बड़ा जाना है क्यों है? अगर हमारे पास जीपी की सीरीज है जहां पे प्रोडक्ट, और ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए उसका सम ऑफ द 3 नंबर्स, प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ द 3 नंबर्स, और उसके जो स्क्वायर्स है उसका आंसर क्या आना चाहिए? 91. तो ये ट्रिक लगाने के लिए आप कब करोगे? एक, हमको सम करना है, दूसरा वही नंबर्स को स्क्वायर करके उसका सम करना है. बराबर है. तो उसमें से स्मॉलेस्ट यानी कि लीस्ट नंबर क्या आएगा? 1. अगर लार्जेस्ट नंबर पूछ लिया तो आपको यही मेथड से जाना पड़ेगा. 13 करो, 91 करो, इनको डिवाइड करो आपस में, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, फिर आप इसको सॉल्व करोगे. राइट? मैं आपको इसको छोटी सी ब्रीफिंग लिख के देती हूँ ताकि आप ट्राई कर लो. ए प्लस ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 13 आएगा. क्या आएगा? इधर 13 आएगा. ठीक है, आगे स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेज टू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 91 आ जाएगा. बराबर है. अब इनको अगर आपस में डिवाइड करना है तो पहले तो आपको इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा. इसको अगर मैं स्क्वायर कर रही हूं तो ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर का 4 रेज टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? ये 91. फिर हम ए स्क्वायर को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 13 का स्क्वायर, सॉरी 91 लिख दिया मैंने. ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 169.
अब स्क्वायर कर लिया, अब इसको डिवाइड करना है आपको किससे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर है क्या, प्लस ए स्क्वायर आर रेज टू 4 इज इक्वल टू 9 गिवन। इसको सॉल्व करने थोड़ा लंबा हो जाता है मेथड, उससे अच्छा आप क्या करोगे, इसी मेथड से जाओगे। यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 1, ये आपका लीस्ट नंबर है। दिस वॉज योर मॉक टेस्ट नंबर 2। इसके अंदर ये क्वेश्चन बोल सकते लेकिन ट्रिक से आ जाएगा, रेगुलर तुमको तो आता ही है ये। ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी नहीं थे जो इतने डिफिकल्ट थे, लाइक द मॉक टेस्ट पेपर 1, राइट। अभी आई होप आप लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, हेल्प हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी के सब्जेक्ट्स भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, सो स्टे ट्यून टू द चैनल। वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड योर टेस्ट सीरीज, तो आप टेस्ट देख के खुद एनालाइज कर सकते हैं। अच्छे अच्छे क्विक टेस्ट पेपर जैसे फटाफट से टेस्ट दो, वहां के बाद उसके मार्क्स देख लो, राइट। ओके, सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून टू द चैनल, बाय बाय।